तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसे लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन और बहस चल रही है, द राजा साहब। कुछ लोग इसे बेहद मजेदार और यूनिक बता रहे हैं, तो कुछ लोगों को यह पूरी तरह बकवास लगी। और इस डिवाइडेड ओपिनियन की सबसे बड़ी वजह है इसकी बिखरी हुई स्टोरी लाइन। ट्रेलर में कुछ और दिखाया गया, फिल्म में कुछ और। कई सीन्स गायब थे, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो गए। बाद में डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि फिल्म में लगभग 4 मिनट के डिलीटेड सीन्स दोबारा जोड़े जाएंगे ताकि कहानी ज्यादा क्लियर हो सके। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी आसान, क्लियर और मजेदार तरीके से समझाता हूँ ताकि अंत तक तुम्हें हर एक चीज समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है नरसापुर जंगल, हैदराबाद से। आधी रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा और सड़क पर एक एम्बुलेंस जैसी गाड़ी चल रही है। इस गाड़ी के अंदर एक वार्ड बॉय बैठा है जो एक लाश का अंतिम संस्कार करके उसकी अस्थियां लेकर जा रहा है। अब ये वार्ड बॉय थोड़ा लालची टाइप का इंसान है। उसने लाश के पास से कुछ चीजें चुरा ली होती हैं। एक घड़ी, 2 अंगूठियां, एक लॉकेट और एक 500 रुपए का नोट। रास्ते में वो एक छोटे से होटल पर रुकता है। होटल मालिक से उसकी बहस हो जाती है। गुस्से में वो बोल देता है कि वो एक लाश की अस्थियां लेकर जा रहा है और उसी लाश से उसे ये सब चीजें मिली हैं। तभी अचानक कुछ अजीब होता है, वो 500 रुपए का नोट हवा में उठ जाता है। मतलब सच में अपने आप, ना हवा ना कोई इंसान, बस नोट उठता है और जंगल की तरफ उड़ने लगता है। पहले तो वार्ड बॉय को लगता है कि उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब नोट सच में दूर जाने लगता है तो उसका लालच जाग जाता है। वो उस नोट का पीछा करता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो जाता है। नोट उसे एक पुरानी, टूटी फूटी, वीरान हवेली तक ले आता है। हवेली का गेट अपने आप खुल जाता है। अंदर घुसते ही माहौल बदल जाता है। हवा ठंडी हो जाती है, दीवारों पर अजीब अजीब पेंटिंग्स होती हैं, आंखों के सिंबल, घूमते हुए स्पाइरल्स, हिप्नोसिस वाले निशान। एक बिल्ली उल्टी दीवार पर चलती है। पियानो अपने आप बजने लगता है। कोई भी नॉर्मल इंसान वहां से भाग जाता, लेकिन ये बंदा नोट के लालच में आगे बढ़ता जाता है। वो नोट को एक बड़ी सी कुर्सी के पास देखता है। जैसे ही वो झुककर नोट उठाने वाला होता है, एक भारी, डरावनी आवाज गूंजती है, जो कुछ भी तुमने उस लाश से लिया है सब यहीं रख दो। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो घड़ी, अंगूठियां, लॉकेट और नोट सब रख देता है। जैसे ही वो पलटता है, उसके पीछे एक सिर कटी लाश खड़ी होती है। और फिर अटैक। यहीं से हमें पता चलता है कि ये जगह नॉर्मल नहीं है, ये कोई आम हवेली नहीं है। कट टू, अब कहानी शिफ्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर पर, राजू, जिसे लोग प्यार से राजा साहब कहते हैं। राजू एक छोटे से गांव में रहता है अपनी दादी गंगा माँ के साथ। गंगा माँ को अल्जाइमर है, उन्हें हर चीज भूल जाती है, लेकिन एक इंसान है जिसे वो कभी नहीं भूलती, अपने पति कनक राजू। कनक राजू कई साल पहले अचानक गायब हो गए थे, बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए। और गंगा माँ आज भी रोज उनका इंतजार करती हैं। राजू अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, लेकिन असल जिंदगी में वो थोड़ा चालाक किस्म का लड़का है। उसकी एक दोस्त है अनीता। अनीता उसे दिल से चाहती है, उसकी मदद करती है, पैसे देती है, हर मुश्किल में साथ देती है। लेकिन राजू उसका इस्तेमाल करता है। उसे पता है कि अनीता उससे प्यार करती है और वो इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। एक दिन राजू का दोस्त उसे अपनी शादी की फोटो दिखाता है जो उसने हैदराबाद में खींची थी। राजू नॉर्मल तरीके से फोटो देख रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वो अचानक सन्न रह जाता है क्योंकि वो आदमी उसके दादाजी जैसे दिखते हैं। वो फोटो को ध्यान से देखता है, जूम करता है और फिर उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत वो फोटो अपनी दादी को दिखाता है और गंगा माँ 1 सेकंड में पहचान लेती हैं, ये तो मेरे कनक राजू हैं। अब राजू पूरी तरह शॉक में चला जाता है। अगर उसके दादाजी जिंदा हैं तो इतने सालों से कहाँ थे? वो अपने मामा को कॉल करता है जो पुलिस में हैं। मामा कहते हैं कि ये बहुत पुराना केस है और इसे दोबारा खोलने के लिए 5 लाख लगे।
राजू अनीता से पैसों का इंतजाम करता है और निकल पड़ता है हैदराबाद। उसे नहीं पता कि वो सिर्फ अपने दादाजी को ढूंढने नहीं जा रहा, बल्कि वो एक ऐसे सांप के अंदर कदम रख रहा है जिससे निकलना नामुमकिन है। राजू जब हैदराबाद पहुंचता है तो सबसे पहले उसे लगता है कि यह शहर उसके लिए एक नया मौका लेकर आया है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह शहर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे अपने गांव का एक ऑटो ड्राइवर मिल जाता है जो उसे देखकर पहचान जाता है। राजू उससे पूछता है कि क्या उसने कभी इस इलाके में किसी बूढ़े आदमी को देखा है जो उसके दादाजी जैसा दिखता हो। ड्राइवर कुछ सोचता है और फिर कहता है कि उसने कुछ दिन पहले चारमीनार के पास एक अजीब से बूढ़े आदमी को देखा था जो लोगों को घूर रहा था। राजू वहीं रुक जाता है। अब वो अपने दादाजी को ढूंढने के मिशन पर निकल चुका था। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक नन से, जिसे देखकर वो पहली नजर में ही अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन नाम की गड़बड़ी की वजह से वो समझता है कि उसका नाम स्टेला है, जबकि असल में उसका नाम बेसी होता है। बेसी बेहद दयालु, शांत और धार्मिक होती है। राजू पहली बार किसी लड़की से सिर्फ मतलब के लिए नहीं बल्कि दिल से बात करने लगता है। उसी चर्च में उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका नाम लिली होता है। लिली बताती है कि उसे दिल की बीमारी है और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। चर्च डोनेशन इकट्ठा कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग मदद कर रहे हैं। राजू पहली बार अपने अंदर कुछ अलग महसूस करता है और वो अपने 5 लाख में से 3 लाख रुपए लिली के इलाज के लिए दे देता है। वो बेसी से कहता है कि ये बात किसी को मत बताना। इस एक फैसले से बेसी को लगने लगता है कि राजू कोई आम इंसान नहीं है, शायद भगवान का भेजा हुआ संकेत है। लेकिन यहीं से कहानी में गड़बड़ियां शुरू होती हैं। बेसी एक दिन राजू को कॉल करती है और बताती है कि उसने उसके दादाजी को देखा था। वो एक बैंक के अंदर खड़े थे और उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उनके माथे पर एक अजीब सा निशान था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, पैसे दो, और बेसी को बिना सोचे समझे सारे पैसे दे देने पड़े। राजू को ये सुनकर झटका लगता है। वो अपनी दादी को फोन करता है और पूछता है कि क्या उसके दादाजी कभी ऐसे थे। गंगा माँ रोते हुए कहती हैं, नहीं बेटा, वो लोगों की मदद किया करते थे। राजू कंफ्यूज हो जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की की। भैरवी कॉन्फिडेंट है, तेज है और अलग लेवल की लगती है। वो राजू को 1 करोड़ रुपए दिखाकर कहती है कि उसके नाना जी की कभी राजू के दादाजी ने मदद की थी, इसलिए वो एहसान चुकाने आई है। लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। इसी दौरान कुछ लोग पैसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजू उन्हें रोक लेता है। भैरवी उससे इम्प्रेस हो जाती है। बेसी दूर से ये सब देख लेती है और उसे लगता है कि राजू पहले से किसी और के साथ है। वो टूट जाती है। अब राजू को पता चलता है कि नन शादी नहीं कर सकती। उसे लगता है कि वो बेसी को खो चुका है। वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और नशे में भैरवी को प्रपोज कर देता है। उधर भैरवी के पास एक फोन आता है। फोन पर एक बूढ़ी खौफनाक आवाज होती है। वो कोई और नहीं, गंगा। राजू होता है वो भैरवी का नाना होता है। वो गुस्से में होता है कि वो क्या कर रही है। जब भैरवी बताती है कि वो राजू से प्यार करने लगी है तो गंगा राजू डर जाता है। वो सामने लगी एक पुरानी फोटो को देखता है। वो फोटो गंगा माँ की होती है। अब कहानी एकदम डार्क होने लगती है। उधर गांव में गंगा माँ अचानक घर से निकल जाती हैं। वो कहती हैं कि उनके पति सपने में आए थे और उन्हें बुला रहे थे। राजू को ये सुनकर पसीना आ जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। वो भैरवी के साथ गंगा माँ को ढूंढने निकलता है। रास्ते में कुछ गुंडे गंगा माँ को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैरवी उन्हें बुरी तरह पीट देती है। राजू शॉक्ड रह जाता है। उसे पहली बार लगता है कि भैरवी कोई आम लड़की नहीं है। अब गंगा माँ बताती हैं कि वो अपने पति से मिलने जाना चाहती हैं। राजू वादा करता है कि वो उन्हें ढूंढ लाएगा। अगले दिन राजू पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ उसे वही बूढ़ा आदमी दिखता है। राजू उस पर हमला कर देता है। गंगा राजू चिल्लाकर कहता है, तेरे दादाजी कोई भगवान नहीं थे,
वो राक्षस थे और फिर वो सच बताता है जो सब कुछ बदल देता है। गंगा देवी असल में एक राजघराने की बेटी थी। उनके पास बेहिसाब सोना था। कनक राजू एक भिखारी था। उसने काले जादू से उन्हें वश में किया, एक डेमन से शक्तियां ली, अपने हाथ की बलि दी, उनसे शादी की, सारा सोना लूटा और उन्हें पागल साबित करके छोड़ दिया। उनका बेटा मारा गया और वो सड़कों पर आ गई। राजू को ये सब सुनकर जमीन हिल जाती है। उसे पता चलता है कि उसका असली दुश्मन उसका अपना दादा है और वो मर चुका नहीं है, वो अब भी कहीं मौजूद है। अब गंगा राजू बताता है कि कनक राजू नरसापुर के जंगल में एक हवेली में छुपा है, वही जगह जहां कहानी शुरू हुई थी। राजू, भैरवी, मामा और उसका दोस्त उस हवेली की तरफ निकलते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां सच झूठ बन जाता है और झूठ सच। जैसे जैसे गाड़ी जंगल के अंदर घुसती जाती है, हवा भारी होने लगती है, पेड़ इतने घने कि आसमान तक नहीं दिखता, मोबाइल नेटवर्क गायब, रास्ता टूटा फूटा और सबके मन में एक ही सवाल, अगर ये सब सच है तो हम जिंदा लौटेंगे भी या नहीं। मामा बार बार हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है। दोस्त कैमरा ऑन रखता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मरे तो सबूत तो होना चाहिए। भैरवी शांत है, जरूरत से ज्यादा शांत। और राजू, वो अपने ही अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। जिस इंसान को वो भगवान समझता आया वही राक्षस निकला। कुछ देर बाद उन्हें दूर से वो हवेली दिखती है, माया महल, टूटी दीवारें, लटकते झूमर, जली हुई मूर्तियां और दरवाजे पर खून जैसे काले निशान। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम अंधेरा, एक हंसी गूंजती है, धीमी, खौफनाक, बूढ़ी, आ गए तुम। राजू का शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो आवाज पहचानता है, ये उसके दादाजी की थी। लेकिन जब सामने वो इंसान आता है तो वो इंसान नहीं लगता। आंखें पूरी काली, हाथ आधा जला हुआ, शरीर पर अजीब निशान और पीठ के पीछे कुछ हिल रहा था। कनक राजू, वो हंसता है, तेरी नसों में मेरा खून है लड़के, तू मेरा ही हिस्सा है। राजू गुस्से में चिल्लाता है, तू मेरा दादा नहीं है, तू एक राक्षस है। कनक राजू ताली बजाता है और तब दीवारों से लाशें गिरने लगत है, पुरानी, सड़ी हुई, कुछ आधी जली हुई। वो सब वो लोग थे जिनसे उसने पैसे लिए थे। उसने सबको मार दिया था। उनकी आत्माएं अब इस हवेली में फंसी हुई थीं। भैरवी पहली बार डर जाती है, लेकिन तभी वो आगे बढ़ती है और बोलती है, अब बहुत हो गया। बाबा राजू उसकी तरफ देखता है। बाबा, कनक राजू की आंखें फैल जाती हैं। तू यहाँ क्यों आई है? भैरवी गहरी सांस लेती है और सच बोलती है, वो उसकी पोती है, लेकिन वो सिर्फ बदला लेने आई थी। कनक राजू ने उसकी माँ को भी मारा था क्योंकि उसकी माँ को सच्चाई पता चल गई थी। भैरवी ने बचपन से बस एक ही सपना देखा था, उसे खत्म करना। राजू टूट जाता है। मतलब दोनों लड़कियां, बेसी और भैरवी, दोनों की जिंदगी उसी राक्षस की वजह से बर्बाद हुई। कनक राजू जोर से हंसता है, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, मैं अमर हूँ। और तभी वो अपनी असली शक्ल दिखाता है। उसकी पीठ से एक काली परछाई निकलती है, एक डेमन, लंबे नाखून, उल्टी टांगें और आंखें जलती हुई। मामा बेहोश हो जाता है, दोस्त रोने लगता है, हवेली कांपने लगती है। कनक राजू बताता है कि उसने अपनी आत्मा उस डेमन से बांध दी है। जब तक डेमन जिंदा है वो नहीं मरेगा। राजू चिल्लाता है, तो इसे मारना कैसे है? कनक राजू मुस्कुराता है, अपने ही खून से। राजू समझ जाता है उसे खुद को कुर्बान करना होगा। वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बेसी वहां आ जाती है। हाँ, बेसी वो वहां पहुंच चुकी थी क्योंकि लिली की हालत बिगड़ गई थी और उसने प्रार्थना में देखा था कि राजू खतरे में है। बेसी अपने हाथ में क्रॉस पकड़कर खड़ी होती है। तुम्हें इसे मारने के लिए खुद को मारने की जरूरत नहीं है। वो बताती है कि ये डेमन सिर्फ लालच से पैदा हुआ है और इसे सिर्फ एक चीज मार सकती है, निस्वार्थ बलिदान। राजू समझ जाता है, वो अपनी पूरी दौलत, अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ डोनेट करने का फैसला करता है। कनक राजू हंसता है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही राजू वो शब्द बोलता है, डेमन चीखने लगता है, हवेली हिलने लगती है, आत्माएं आजाद होने लगती हैं। कनक राजू गिरने लगता है। वो चिल्लाता है, मैंने ये सब तेरे लिए किया था। राजू रोते हुए कहता है, नहीं, तूने ये सब सिर्फ अपने लिए किया था। डेमन जलने लगता है और फिर
धमाका, सब बेहोश हो जाते हैं। जब राजू की आंख खुलती है, वो हॉस्पिटल में होता है। मामा उसके पास बैठा रो रहा होता है। दोस्त व्लॉग बना रहा होता है। भैरवी खिड़की के पास खड़ी होती है। बेसी प्रार्थना कर रही होती है। राजू पूछता है, वो भैरवी कहती है, खत्म हो गया कनक, राजू मर चुका था हमेशा के लिए, अब अंत। राजू अपनी सारी दौलत से एक हॉस्पिटल खोलता है। लिली का इलाज पूरा होता है। भैरवी एक एनजीओ शुरू करती है। बेसी चर्च छोड़ देती है। और वो और राजू एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन आखिरी सीन, एक सुनसान सड़क, एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ। वो रुकता है। कैमरा उसकी आंखों पर जाता है। आंखें पूरी काली, और वो मुस्कुराता है।